बस बहुत हुआ तुम पांचों का। जो मन में आए बोली जा रही हो तुम तो। मैं जूही से बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूँ कि मैं उसके खिलाफ एक और शब्द नहीं सुनूंगा। अरे पर भैया, मैंने कहा ना बस हो गया अब। और तुम सबको क्या लगता है, भैया हमसे प्यार करते हैं तो हमारी हर एक बात मानेंगे। अरे कभी मेरे अच्छे के बारे में सोचा है क्या तुम लोगों ने? बल्कि तुम पांचों ने तो मेरा फायदा उठाया है। हाँ मैं अच्छा हूँ, लेकिन बेवकूफ नहीं। अरे तुम पांचों की और मेरी सोच में बहुत फर्क है। पर अगर तुम सबको मुझसे इतना ही प्यार होता ना, तो तुम पांचों तो बिना सोचे ही मेरी खुशियों में शामिल हो जाती। लेकिन नहीं, तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया। ऐसी बात नहीं है भैया। अरे आपको तो जूही से भी अच्छी अच्छी लड़कियों ने प्रपोज किया है। और मेरी भी एक फ्रेंड है जो बहुत अमीर है, और वो तो आपको लंबे समय से पसंद करती है। हाँ भैया, और उसके पापा भी बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं। और अगर आपने उससे शादी कर ली तो आप उसके पापा के साथ काम भी कर पाएंगे। जीवन भर बस यही करते रहो तुम पांचों। हर रिश्ते में फायदा और नुकसान नापती रहती हो। अरे मेरी खुशियों का क्या? मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो जूही से ही शादी करूंगा। अगर तुम पांचों को आना है तो आ जाओ, वरना नहीं भी आओगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तुम लोगों के बिना भी शादी कर सकता हूँ। इतना कहकर कुंदन वहां से चला जाता है और पांचों बहनें अपने भाई का ये रूप देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं। आज से पहले भैया ने हमसे इस तरह से बात कभी नहीं की। अरे अभी तक तो वो काली नागिन इस घर में भी नहीं आई है, और उसके आने से पहले ही भैया और हम पांचों के बीच में मनमुटाव होने लगा है। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन भी दूर नहीं जब उस जूही के गृह प्रवेश के साथ हमें इस घर से बेघर होना पड़े। अरे हमारा तो इस दुनिया में भैया के अलावा और कोई भी नहीं है। सो तो है। अरे भैया है तभी हम इतनी ऐशो आराम की जिंदगी जी पा रहे हैं। और अगर हम ही उनके मन से उतरते गए तो आगे चलकर सब कुछ हमारे लिए ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अब बेहतर यही रहेगा कि जो जैसा है हम उसे वैसे ही स्वीकारें। होने दो भैया और उस काली चूही की शादी। अरे शादी के बाद तो वो हमारे साथ ही रहेगी ना, तब हम उसे नहीं छोड़ेंगे। अरे हम उसे इतना परेशान करेंगे कि वो और भैया अलग हो जाएंगे, और फिर वो उसके बाद भैया के पास कभी नहीं आएगी। और फिर भैया के लिए हम पांचों एक नई गोरी लड़की लाएंगे। हाँ मायरा, यही सही रहेगा। वो पांचों आपस में बातचीत करके तय करती है और फिर कुंदन के पास जाकर वो उससे माफी मांगने का नाटक करती है। हमें माफ कर दीजिए भैया। आपकी बातों को सुनकर हमने बहुत सोचा, और तब जाकर हमें ये एहसास हुआ कि हम कितने गलत थे। हाँ भैया, आपकी खुशी से बढ़कर हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। और आपने सही कहा था, अमीर गरीब काला गोरा इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सबसे पहले एक इंसान होते हैं। हाँ भैया, और अब हम अपनी भाभी का स्वागत करने के लिए बेकरार हैं। और भैया प्लीज अपनी पांचों बहनों को माफ करो और हमें सुधरने का एक मौका दे दो। प्लीज भैया। ठीक है लोली, माफ किया मैंने तुमको। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम पांचों अपने आप में सुधार लाने का प्रयास कर रही हो। अब सही मायनों में मेरी शादी होगी, वरना सच कहूं तो तुम पांचों के बगैर मेरी शादी अधूरी सी लगती। फिर कुछ ही दिनों में कुंदन और जूही की धूमधाम से शादी हो जाती है। और ससुराल में आने के बाद जूही पहली रसोई में सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है, जिसे वो पांचों नंदे काफी खुशी से खाती है। वाओ भाभी, यू आर जस्ट अमेजिंग। अरे आपके सामने तो इंडिया के टॉप से टॉप मास्टर शेफ भी फेल हो जाएंगे। सच में भाभी, अरे कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हो आप। अरे लेकिन इन सब का क्रेडिट तो भैया को जाता है। अरे ऐसे कैसे? इतनी मेहनत करके भाभी ने सारा खाना बनाया है, तो फिर इसका क्रेडिट भैया को क्यों जाएगा भला? अरे बुद्धू, अगर भैया भाभी से प्यार ही नहीं करते तो भाभी हम सबकी जिंदगी में कैसे आती भला?
ओह हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। थैंक यू सो मच। तुम सबका इतना प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ससुराल में आकर मुझे सब लोग इतना प्यार से अपनाएंगे। अरे भाभी, आपने तो एक दिन में ही सबका दिल जीत लिया है और आपके आने से तो इस घर की रौनक और बढ़ गई है। हाँ जूही, वो तो है। वो पांचों नंदे जूही के साथ अच्छी बनने का ढोंग करती है। वही कुंदन और जूही को उनका ये नाटक सच लगने लगता है। यार जूही, सब कुछ कितना अच्छा हो गया। मानो इतने सालों का दुख एक पल में ही गायब हो गया। हाँ कुंदन, वो कहते हैं ना, सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है। सही कहा जूही। वैसे कल मेरे दोस्त की एनिवर्सरी पार्टी है, तो उसने हम दोनों को इनवाइट किया है। तो तुम कल शाम को तैयार रहना। ओके कुंदन, मैं ऑफिस का सारा काम निपटा लूंगी। वैसे भी अभी कुछ दिनों के लिए मुझे वर्क फ्रॉम होम की परमिशन भी मिल चुकी है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे अगर तुम चाहो ना, तो तुम्हारी जॉब छोड़कर तुम हमारी कंपनी भी संभाल सकती हो, क्योंकि तुम में उतना हुनर और काबिलियत है। नहीं कुंदन, पूछने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अपने बलबूते ही आगे जाना चाहती हूँ। मुझे कोई शॉर्टकट नहीं चुनना कुंदन, और उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें इस बात से बुरा ना लगे और तुम इस बात को समझ पाओ। हाँ हाँ बिल्कुल जूही, मैं समझ सकता हूँ। बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुमने अपने बलबूते पर अपना करियर बनाने का फैसला लिया है। ऐसी ही मेहनत करो और खूब आगे जाओ। शुक्रिया कुंदन। फिर अगले दिन, अरे भाभी, ये आप क्या पहन रही हो? अरे पार्टी में जाने के लिए ऐसे कपड़े कौन पहनता है भला? हाँ भाभी। अरे लेकिन इसमें ऐसी क्या बुराई है लवली? इतनी सुंदर तो है ये साड़ी। अरे आप तो ये सजना सवरना मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं करूंगी आपको तैयार। अरे नहीं लवली, तुम खामखा दिक्कत क्यों ले रही हो? मैं कर लूंगी। अरे उसमें कौन सी दिक्कत है भाभी? लवली तो सुपर मॉडल बनना चाहती है, तो इसे फैशन और मेकअप के बारे में सब कुछ पता है। इसलिए ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करेगी। देखना आप। अगर ऐसा है तो ठीक है, कर देना तुम मुझे तैयार। ये देखो भाभी, आज तो आप ये वाली साड़ी पहन कर जाओ। क्या? ये वाली साड़ी? लेकिन ये साड़ी तो कितने सिंपल और डल लग रही है, और इसका डिजाइन भी बहुत पुराना सा लग रहा है। अरे ये साड़ी तो पार्टी में पहनने लायक बिल्कुल भी नहीं लग रही है। ओफो भाभी, आप जानती भी है क्या, ये साड़ी का रंग और इसका डिजाइन भैया का फेवरेट है। हाँ भाभी, और जब भैया आपको इसमें देखेंगे ना, तब तो वो एकदम खुश हो जाएंगे। अच्छा, ऐसी बात है क्या? फिर ठीक है, अगर कुंदन को पसंद है तो मैं ये जरूर पहनूंगी। मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। ये हुई ना बात। फिर जूही वो साड़ी पहन लेती है, लेकिन जब कुंदन उसे उस साड़ी में देखता है, तभी, अरे ये तुमने क्या पहन लिया है? हम पार्टी में जा रहे हैं, ना कि किसी गांव में। और ये साड़ी तो कितनी अजीब है। इसका कलर भी एकदम घटिया लग रहा है। और तुम्हें हो क्या गया है? आज तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? अरे ये तुम क्या बोल रहे हो कुंदन? मुझे लगा कि ये तुम्हें पसंद आएगा। तुम्हें ये साड़ी पसंद नहीं आई क्या? बिल्कुल भी नहीं जूही। अरे तुम्हें तो मैंने कितने सुंदर सुंदर डिजाइनर साड़ियां गिफ्ट की है, और वो सब छोड़कर तुम ये पहन कर आई हो। अरे मेरे लाए हुए तोहफों का कुछ तो मान रखती तुम। ऐसी बात नहीं है कुंदन, मुझे माफ कर दो। लेकिन वो, अब ये लेकिन वेकिन छोड़ो और जाओ, जाकर दूसरी साड़ी पहन कर आओ। क्या यार तुम भी, एक तो इतना लेट हो गया है, क्या करती रहती हो तुम? कुंदन की ये बातें सुनकर जूही अब उदास हो जाती है, और वो अब दूसरी साड़ी पहनकर पार्टी में चली जाती है। जूही का मुंह तो देखने लायक था। भैया ने उसे कितना डांटा, और वो सुनकर तो उस बेचारी का मुंह ही उतर गया। वेल डन लवली। और ये तो बस शुरुआत है। अभी इसी तरह से धीरे धीरे करके हमें उन दोनों के बीच में और दरार लानी है। फिर एक दिन, जब सारा स्टाफ छुट्टी पर गया होता है,
तभी, ये लो भाभी, ये हम पांचों बहनों की लिस्ट है। वो हम पांचों अलग अलग पकवान खाते हैं ना, तो क्या आप हमारे लिए बना सकती हो क्या? अरे बाप रे, इतने सारे पकवान! हाँ भाभी, अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो रहने दो, हम रेस्टोरेंट से मंगवा लेंगे। लेकिन प्लीज, हम पांचों के लिए आप इतना परेशान मत हो। अरे नहीं सिमरन, इसमें कैसी परेशानी? मैं तुम सबकी पसंद की डिश जरूर बनाऊंगी। अब जाओ, तुम जाकर आराम करो। जब थोड़ी देर में सारा खाना बन जाएगा, तब मैं तुम्हें बुला लूंगी। थैंक यू सो मच भाभी। इतना कहकर सिमरन वहां से चली जाती है। वही जूही को वो सारे पकवान बनाने के लिए काफी समय लग जाता है और इस कारण से वो कुंदन के ऑफिस में टिफिन पहुंचाना भूल जाती है। और फिर बाद में, मुझे माफ कर दो कुंदन, मैं काम में इतनी व्यस्त हो गई कि तुम्हारे ऑफिस में टिफिन पहुंचाना मैं भूल गई। इट्स ओके जूही, कोई बात नहीं। अरे तुम मेरी बहनों के लिए कितना कुछ कर रही हो और यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अरे ऐसे कैसे? वो मेरी नंदे है ना, तो उनके लिए तो मैं इतना कर ही सकती हूँ। लेकिन आज तुमने मेरे कारण बाहर का खाना खाया है, इसलिए आई एम रियली सॉरी। अब चलो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ। ठीक है जूही, अभी आता हूँ मैं। फिर एक रोज, अरे जूही, मुझे अचानक से अपने दोस्त के घर जाना होगा। वो एक इमरजेंसी आ गई है। अरे बाप रे, संभल कर जाना कुंदन। हाँ जूही, लेकिन कल मेरी एक क्लाइंट के साथ बहुत बड़ी मीटिंग है और ये प्रेजेंटेशन फाइल भी अभी तक पेंडिंग पड़ी है। देखो, तुम तो हमारी कंपनी की सारी डिटेल्स जानती ही हो ना, तो बस ये फाइल पूरी कर दो ताकि मैं कल मीटिंग में ठीक से प्रेजेंट कर पाऊँ और हमारी ये डील पक्की हो जाए। तुम फिक्र मत करो कुंदन, जाकर अपने दोस्त को संभालो। और रही बात तुम्हारी फाइल की, तो मैं उसे पूरा कर दूंगी, इसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो। रुबीना और तारा ये सब देख लेती है और जब जूही प्रेजेंटेशन फाइल कंप्लीट करके सो जाती है, तभी वो दोनों चुपके से आकर उस फाइल में कुछ चेंजेस कर देती है। अब देखना, जब भैया कल मीटिंग में प्रेजेंटेशन ओपन करेंगे, तब उसमें ये छोटी मोटी गलतियां देखकर वो जूही पर बहुत गुस्सा हो जाएंगे। हाँ रुबीना, और घर आकर वो जूही पर बहुत चिल्लाएंगे। उन दोनों की ये चाल कामयाब हो जाती है और अगले दिन प्रेजेंटेशन ठीक से ना होने के कारण कुंदन के हाथ से वो डील चली जाती है। और फिर बाद में, तुम्हारी लापरवाही के कारण इतनी बड़ी डील कैंसिल हो गई। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी जूही। लेकिन कुंदन, मैंने तो पूरा प्रेजेंटेशन एकदम अच्छे से बनाया था। उल्टा मैंने तो उसे 2 बार रीचेक भी किया था कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो फिर उसके बाद भी ये छोटी मोटी गलतियां कैसे हो सकती हैं? झूठ मत बोलो जूही, अगर तुमने ये प्रेजेंटेशन ठीक से किया होता तो ऐसी गलती तुमसे कभी नहीं होती। अरे ध्यान कहाँ पर था तुम्हारा? अरे तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कुंदन? मैं कह रही हूं ना कि मैंने वाकई में पूरी फाइल अच्छे से बनाई थी, तो तुम मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? बस करो जूही, जाने दो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इतना कहकर कुंदन बाथरूम चला जाता है और इस तरह से फिर एक बार उन दोनों के बीच में मनमुटाव हो जाता है। और ये सब देखकर वो पांचों नंदे बहुत खुश हो जाती है। आज तो खुशी का मौका है, तो सबके लिए ये आइसक्रीम। वाह तारा, अरे ये आइसक्रीम तो बहुत ही टेस्टी है। और भैया और जूही के बीच का तनाव देखकर इसका स्वाद तो और बढ़ गया है। हाँ रुबीना, तुमने सही कहा। फिर तो बगली चाल क्या चले, इस बार कुछ बड़ा करते हैं जिससे इनके बीच के झगड़े और बढ़ जाए। मेरे पास एक ढांसू आइडिया है। ऐसा आइडिया तारा? जल्दी बता। वो भैया की बचपन की सहेली है ना टीना, उसे बुलाते हैं। अरे जब भी वो दोनों मिलते हैं तो पूरा दिन बाहर ही घूमते हैं। और इस बार तो हम टीना से कहेंगे कि भैया को रात तक ना छोड़े और हम यहाँ घर पर रहकर
जूही के मन में भैया के खिलाफ गलत विचार भर देंगे। अरे वाह तारा, तू तो एकदम मास्टरमाइंड निकली। फिर वो बहनें टीना को बुलाती है और जैसा कि तय हुआ होता है, टीना कुंदन को लेकर बाहर घूमने चली जाती है। और यहाँ घर पर, अरे ये टीना तो बहुत ही अच्छी है। देखो, उसने मुझे ये बैग गिफ्ट की है। अच्छी तो है भाभी, लेकिन आपको भी उन दोनों के साथ जाना चाहिए था। अरे कोई बात नहीं रुबीना, वो दोनों तो बचपन के दोस्त हैं ना, तो उन दोनों को तो आपस में ही समय गुजारने दो। वैसे भी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, पैर भी बहुत दर्द कर रहे हैं, इसलिए मैंने उनके साथ जाने के बारे में सोचा भी नहीं। अरे वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन पहले की बात अलग थी। तब भैया सिंगल थे, लेकिन अब वो आपके पति है ना। और वैसे भी टीना सिर्फ भैया की दोस्त नहीं है, बल्कि वो तो उन्हें लाइक भी करती है। और भैया भी एक बार अगर टीना के साथ लग गए तो वो तो हम पांचों को भी भूल जाते हैं। हाँ भाभी, अरे वो दोनों तो एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करते हैं, इसलिए आप तो जरा संभल कर ही रहना। उन दोनों की ये बातें सुनकर आप जो ही सोच में पड़ जाती है। और फिर रात में जब कुंदन देर से घर लौटता है, तभी ये देखो जूही, मेरे और टीना के फोटोज। तुम्हें पता है, आज हम दोनों ने बहुत एंजॉय किया और तुम्हें भी होना चाहिए था वहां पर। मत दिखाओ मुझे ये फोटोज। मेरे साथ घूमने पर तो तुम्हें इतनी खुशी कभी नहीं मिलती जितनी कि तुम्हें टीना के साथ घूमकर मिली है। पक्का टीना तुम्हारी दोस्त ही है ना, या फिर तुम दोनों के बीच में कुछ और चल रहा है? क्या ये तुम क्या बोल रही हो जूही? जूही की ये बातें सुनकर कुंदन अब हैरान रह जाता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अरे एलिना, तुम किस चीज से बनी हो यार? राइटी और लेफ्टी दोनों की दोनों क्वालिटीज है तुम में। क्या बात है। जी दीदी। हाँ दीदी, हम सब ने भी जब एलिना को पहली दफा ऐसे दोनों हाथों से काम करते हुए देखा था, तब सबके सब चकित हो गए थे। पर ऐसे लोग भी होते हैं जो दोनों हाथों से काम कर पाते हैं, और एलिना उन्हीं में से एक है। वाह भाई वाह, इस एलिना में तो एक से एक बढ़कर गुण छुपे हुए हैं। और आज मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बेटे के लिए मैंने तुझे चुना है। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। फिर एक दिन जब एलिना घर आती है, तभी उत्तरा अपने कमरे में स्टूल पर चढ़कर ऊपर से कुछ निकाल रही होती है। अरे कहाँ चला गया वो डब्बा? इधर ही तो रखा था मैंने। अरे काकी जी, ये आप क्या कर रही हो? अरे एलिना, तू कब आई? जा बाहर बैठ जा, तब तक मैं एक डिब्बा निकाल देती हूँ। उसमें कुछ सामान रखा हुआ है जो मुझे माही को देना है। तो फिर आप नीचे उतर जाइए, वो डब्बा मैं निकाल देती हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं निकाल दूंगी ना, मिल जाएगा मुझे वो डब्बा। यही अलमारी के ऊपर वाले हिस्से में रखा था मैंने, और वो नीले रंग का डब्बा था। ओफो काकी जी, एक ही डायलॉग बार बार रिपीट करके मैं थक गई हूँ। कितनी बार कहा है आपको कि मेरे होते हुए आप कोई काम नहीं करोगी? चलिए अब उतर जाइए नीचे और अपनी होने वाली बहू को चढ़ने दीजिए। तू भी ना एलिना। अच्छा छोड़ और कर ले अपनी मनमानी। वैसे भी तू मानने वालों में से बिल्कुल नहीं है। अब एलिना स्टूल पर चढ़कर वो डब्बा निकालकर उत्तरा को देती है, लेकिन उतने में अचानक से स्टूल का नीचे का हिस्सा हिलने लगता है और एलिना धड़ाम करके नीचे गिर जाती है। हे भगवान! एलिना बेटा, तू ठीक तो है ना? उत्तरा की चिल्लाहट सुनकर माही और अंश भी वहां पर आते हैं। अरे एलिना, तुम नीचे कैसे गिर गई? अरे क्या माँ, आप भी अगर आपको ऊपर से कुछ निकालना ही था तो घनश्याम से कह देते ना। एलिना से कहने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा, वो मुझे ये डब्बा चाहिए था और घनश्याम तो आज छुट्टी पर है, इसलिए यहाँ मैं खुद ही चढ़ गई
कि तभी एलिना आई और कहने लगी कि मैं चढ़ूंगी। और जब एलिना चढ़ी तब ये स्टूल हिलने लगा। लेकिन एलिना, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई ना? नहीं दीदी, मुझे कुछ नहीं हो सकता। कमाल है, चोट लगने पर तो तुम्हें चिल्लाना चाहिए था, पर यहाँ तो माँ ही चिल्ला बैठी। जी, वैसे काफी स्ट्रांग हो तुम एलिना, ऐसी ही रहना। फिर अगले दिन, उस दिन एलिना का थन में नॉर्मल रहना, कल भी स्टूल से नीचे गिरकर कुछ भी रिएक्ट ना करना, ये सब काफी अजीब बातें हैं। इससे पहले कि माँ और दीदी एलिना की इन अजीब हरकतों पर शक करना शुरू करें, मुझे एलिना के अंदर इमोशंस डालने होंगे, और जब इसमें इमोशन आएंगे तब जाकर ये रियल लगेगी। हंस अब दिन भर बैठकर नॉनस्टॉप काम करता है और एलिना के भीतर इमोशंस इंसर्ट करता है। एलिना, मैं जोकर हूँ। क्या? अच्छा, बस बहुत हो गया। मैं तो बस ये चेक कर रहा था कि मेरा तुम्हारे अंदर इमोशन डालने का काम सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। ओके अंश, मैंने अभी भी एलिना में ऐसी कई सारी अपडेट इंसर्ट नहीं की है, लेकिन मुझे वो जल्द से जल्द करनी होगी, क्योंकि उसके बाद ही मैं इसे पूरी तरह से लॉन्च कर पाऊंगा। और जब तक ये लॉन्च नहीं हो जाती तब तक मुझे इसे राज बनाकर रखना होगा। अब इमोशन डालने के बाद एक रोज, हाँ एलिना, तुम्हारी और अंश की शादी अब पूरे 15 महीनों के बाद होगी। ओके काकी जी। ये लो एलिना, मुंह मीठा करो, रसगुल्ले बनाए हैं मैंने तुम्हारे लिए। यम्मी। थैंक यू सो मच दीदी। अब एलिना को अंश के साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है। अंश, तुम्हें पता है आज काकी जी ने क्या कहा मुझसे? क्या कहा? यही कि हमारी शादी की तारीख पूरे 15 महीनों के बाद तय हुई है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने तो वीडियोस भी देखी है इंडियन वेडिंग्स की, एकदम सुंदर होती है इंसानों की शादियाँ। हाँ एलिना, सो तो है, पर तुम्हें इतना भी ओवर एक्साइटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये सब केवल एक नाटक है, और सच में तो तुम एक रोबोट हो। और कुछ ही दिनों के बाद मैं तुम्हें लॉन्च भी कर दूंगा, और उसके बाद मुझे तुम्हारे बारे में किसी से कुछ भी छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अरे जब लॉन्च होगा तब देखा जाएगा, लेकिन अब तो तुम मेरे साथ हो ना, तो ये सब बातें क्यों कर रहे हो? धीरे धीरे एलिना का अंश के प्रति लगाव बढ़ते ही जाता है। कंपनी में आंचल नाम की एक एम्प्लॉय अंश से कुछ बात करती है, लेकिन ये एलिना से देखा नहीं जाता। आंचल, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? ये तुम क्या बोल रही हो एलिना? अरे कितनी बार कहना पड़ेगा तुम्हें कि अंश सर के कैबिन के अंदर जाने से पहले तुम्हें मुझसे अनुमति लेनी होगी। लेकिन एलिना, मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए मैं सर के केबिन में हड़बड़ी में गई थी। देखो आंचल, मैं उनकी असिस्टेंट हूँ, इसलिए तुम्हें उनसे जो भी काम हो सबसे पहले मुझसे आकर ही अनुमति लेनी होगी। यूं मुंह उठाकर कैबिन में मत जाया करो ऐसे। और मेरा यह कहना सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि सबके लिए है। ठीक है एलिना, आगे से मैं पूछ कर जाऊंगी। ऐसे ही एक रोज जब सब साथ में खाना खा रहे होते हैं तभी, देखो अंश, तुम दोनों तो बस काम में ही व्यस्त रहते हो दिन रात, लेकिन एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताना भी जरूरी है ना? हाँ बच्चों, अब तुम दोनों के पास 15 महीनों का समय है, और इस समय में तुम दोनों अपना रिश्ता और भी गहरा कर लो, ताकि शादी के बाद तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। जी माँ। अरे जी माँ बोलने से कुछ नहीं होने वाला। तुझे एलिना के साथ घूमने जाना ही होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दिन के लिए भूल जाओ कि तुम एक कंपनी में काम करते हो, और तुम दोनों एक बॉस और असिस्टेंट हो। सारी चिंताओं को एक जगह रखकर एक दिन के लिए खूब मजे करो, एक दूसरे के साथ बातें करो जरा। एग्जैक्टली अंश, माँ जो भी कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ एकांत में बैठकर बातें नहीं करोगे तो एक दूसरे को ठीक से कभी नहीं समझ पाओगे। ठीक है दीदी, मैं एलिना को लेकर एक दिन के लिए घूमने चला जाता हूँ। ये हुई ना बात? अच्छा हाँ, मस्त मस्त फोटोज भी क्लिक करना और मुझे और माँ को भेज देना। अब अंश एलिना को एक नदी किनारे वाली जगह पर लेकर जाता है।
जहां अंश के साथ पेड़ की छाया में बैठकर एलिना बहुत खुश होती है। वाह, क्या नजारा है! कितनी ताजगी है यहाँ के वातावरण में। हाँ एलिना, क्योंकि ये जगह तो पूरी पेड़ों से भरी हुई है, इसीलिए इतना शांत लग रहा है। अब मेरे पास तो कोई और ऑप्शन भी नहीं था। तुम तो ठहरी रोबोट, और ये जगह मुझे बहुत पसंद थी, इसलिए तुम्हें यहाँ पर लेकर आया। पर मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा है। एकदम आरामदायक है ये जगह। माना कि मैंने तुम में इमोशन डाल दिए हैं, पर आजकल तुम कुछ ज्यादा ही इमोशनल होती जा रही हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जो भी महसूस किया वही कहा। वो तो ठीक है एलिना, पर ये सब कुछ इंसान महसूस करते हैं जब वो थक हार कर ऐसी शांत वाली जगह पर आते हैं। लेकिन तुम थोड़ी ना कोई इंसान हो जो तुम थक जाओ, और तुम्हें कौन सा यहाँ पर आराम मिल रहा है। ओफो अंश, तुम तो सच में बुद्धू हो। क्या? और नहीं तो क्या। माना कि मैं इंसान नहीं हूँ, रोबोट हूँ, पर थक तो मैं भी जाती हूँ ना। बैटरी मेरी भी खत्म हो जाती है, फिर मुझे भी आराम करना पड़ता है। तुम इंसान खाकर अपनी ताकत पाते हो, और मैं चार्जिंग करके। सिंपल। अच्छा, अब मुझे समझ आया। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि उतने में अंश को कंपनी से आंचल का कॉल आता है। अब बोलो आंचल। आई एम सॉरी सर, मुझे पता है कि आज आप पर्सनल काम में बिजी हो, पर एक अर्जेंट काम आया है, इसलिए आपको आना ही होगा। ठीक है आंचल, कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। ओके सर। क्या हुआ अंश? क्या कहा आंचल ने? वो मुझे फौरन कंपनी पहुंचना होगा, कुछ बेहद जरूरी काम है, और मेरा वहां पर मौजूद होना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें आज की ये डे ट्रिप कैंसिल करनी होगी। नो वे अंश, तुम कहीं नहीं जाओगे। काम तो होता ही रहेगा। देखो, एक साथ वक्त गुजारने के लिए हमें सिर्फ आज का ही दिन मिला है, तो प्लीज इस दिन को ऐसे वेस्ट मत करो। नहीं एलिना, मुझे कुछ भी करके कंपनी पहुंचना ही होगा। वैसे भी माँ और दीदी को तुमसे मिलना था, पूछ रही थी वो मुझे तुम्हारे बारे में। तो कंपनी जाते जाते मैं तुम्हें रास्ते में मेरे घर पर छोड़ दूंगा। नहीं अंश, अब ये भला क्या बात हुई? मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ। इसका मतलब काम चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल, तुम्हें हमेशा मुझे अपने साथ रखना होगा। तो तुम मुझे घर छोड़कर अकेले ही कंपनी में क्यों जा रहे हो? उफ, ओ मेरी माँ। अरे कंपनी में आज के दिन के लिए, तुम्हारे लिए या तुमसे जुड़ा हुआ कोई भी काम नहीं है, इसीलिए तुम बेफिक्र रहो और घर चली जाओ। पर अंश, अब अंश एलिना को घर पे छोड़कर कंपनी चला जाता है, जिससे एलिना को बहुत गुस्सा आता है। इस आंचल ने अंश को बुलाया है, और अंश मुझे अपने साथ लेकर भी नहीं गया। कहीं वो आंचल मेरे अंश को मुझसे छीन ना ले। अंश मेरा दोस्त है, मेरा हमसफर, मेरा बॉस, सब कुछ है वो मेरे लिए। जितने भी इंसान हैं, उसमें सबसे ज्यादा प्यार मैं अपने अंश से करती हूँ, और वो सिर्फ मेरा ही हो सकता है और किसी का नहीं। फिर एलिना घर के अंदर जाकर जानबूझकर उत्तरा और माही को आंचल के खिलाफ भड़काने लगती है। क्या कहा? हाँ काकी जी, वो आंचल तो दिन भर कंपनी में ही रहती है, और जब देखो तब अंश के करीब आने की कोशिश करती है। बाप रे! देखिए, मुझे अंश पर पूरा विश्वास है कि वो आंचल के साथ सिर्फ दोस्ती का ही रिश्ता रखेगा, लेकिन आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं कि कब भोले भाले लड़कों को अपने माया जाल में फंसा दे। कुछ पता नहीं सकते। हाँ एलिना, ये बात तो तुमने एकदम सही कही, लेकिन तुम घबराओ मत, हम तुम्हारी चिंता समझ सकते हैं। हाँ बेटा, मैं समझाऊंगी उसे कि उस निकम्मी आंचल से दूर ही रहना, क्योंकि मैं तेरी होने वाली बहू बुक कर चुकी हूँ, और तू अपना सारा वक्त और प्यार उसे ही देगा। थैंक यू काकी जी, उम्मीद है कि अंश समझ पाए। फिर रात में जब अंश घर आता है, तभी माही और उत्तरा उसे आंचल से दूर रहने के लिए कहती है। लेकिन दीदी, हम दोनों तो केवल बॉस और एम्प्लॉई हैं, और उससे बढ़कर हमारा कोई रिश्ता नहीं है। देख अंश, रिश्ता नहीं है तो बन भी सकता है, इसीलिए हम जितना कह रहे हैं उतना सुन ले।
और उस आंचल से दूरी बनाए रख। ठीक है दीदी। अब अंश आंचल से दूर दूर ही रहने लगता है और ये देखकर एलिना को बहुत राहत मिलती है। ये सब एलिना को क्या हो रहा है? वो तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। कहीं उसमें डाले गए इमोशन मुझ पर ही भारी ना पड़ जाए। फिर एक सुबह घर के सभी लोग स्विमिंग पूल के बगल में बातें कर रहे होते हैं और तभी, अरे माँ, अब कल या परसों तक आपका दामाद वापस आ रहा है शहर में, तो मुझे जाना पड़ेगा। यही बात बहुत दिल दुखाती है बेटा कि तुझे अब फिर से अपने पति के पास जाना होगा। हाँ माँ, काश मैं हमेशा हमेशा के लिए आपके पास रुक पाती, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एलिना का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है और उसके बाद वो बंद पड़ जाती है। एलिना, एलिना, ओ नो! हे भगवान, पानी में मशीन काम नहीं करती और खराब भी हो जाती है। मैंने अभी तक एलिना में वाटरप्रूफ होने के लिए ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया है। कहीं एलिना हमेशा हमेशा के लिए बंद ना पड़ जाए। अब अंश बहुत घबरा जाता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अरमान घर की घंटी बजाता है और हेतल इस बार भी देर से दरवाजा खोलती है। मम्मी जी, आपने पिछली बार भी 15 मिनट के बाद दरवाजा खोला था और आज भी पूरे 10 मिनट लगाए, जबकि मैंने खिड़की से आपको कोई भारी भरकम बैग कमरे में लेकर जाते हुए देखा। आखिर क्या है उस बैग में जो आपको उसे कमरे में रखने के लिए पूरे 10 मिनट लग गए? वो हेतल के अब पसीने छूटने लगते हैं। अरे तुम्हें उससे क्या मतलब है? ये मेरा घर है, उसमें मैं कुछ भी कहीं भी रखूं और कितनी भी देर लूं रखने में। उस बैग में मेरा पुराना सामान रखा हुआ है। वैसे तुम यहाँ पर अपना मुंह उठाकर वापस क्यों चले आए हो? मैं आपको आपकी ये पर्स लौटाने आया हूँ। ये लीजिए। मेरी पर्स तुम्हारे पास कैसे आई? आप जब कैफे में आई थी तब वहां पर तमाशा करते करते अपना पर्स भूल गई, इसीलिए गुस्से को अपनी जगह पर रखकर मैं आपको ये पर्स लौटाने चला आया। अच्छा अच्छा ठीक है, मेरी पर्स खोलकर तुमने कहीं देखा तो नहीं ना? ऐसे घटिया काम में नहीं करता। रखिए अपनी पर्स। फिर अरमान हेतल को वो पर्स देकर वहां से निकल जाता है, लेकिन उसे ये बात अंदर ही अंदर खाई जाती है और वो ये बात चाहत को बताता है। हाँ चाहत, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मम्मी जी मुझसे कुछ छुपा रही है। अरे अब तो 2 बार हो गया है। वो दरवाजा खोलने में 10 से 15 मिनट लगाती है और तो और आज उन्होंने बैग भी छुपाई और वो बैग काफी भारी भी थी। कहीं ईशा के गायब होने के पीछे मम्मी जी का तो हाथ नहीं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अरमान? वो ईशा की माँ है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वैसी बात नहीं है चाहत। ईशा और मम्मी जी के बीच इतनी भी नहीं जमती थी। मम्मी जी ईशा और भाभी के बीच में काफी भेदभाव किया करती थी और जब भी ईशा अपने मायके जाती वो रूठ कर या झगड़े कर कर ही लौटती थी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ। क्या सच में? हाँ चाहत, अब तुम भी सोचो ना, अगर ईशा को घर छोड़कर जाना ही था तो वो अपने मायके ही चली जाती ना। लेकिन नहीं, वो अपने मायके भी नहीं गई, वो तो कहीं और ही चली गई है। या फिर उसे किसी ने गायब करवाया है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक वो चिट्ठी ईशा ने नहीं बल्कि किसी और ने लिखी है। देखो अरमान, मैं समझ सकती हूँ ईशा की मम्मी को बैग कमरे में रखते हुए देखकर और उनके व्यवहार में अजीब सा बदलाव देखकर तुम्हें उन पर शक होने लगा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक माँ ही अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ कर सकती है। अरे अगर आंटी जी ने उसे गायब भी किया हो तो वो ऐसा क्यों करेगी? आखिर क्या वजह हो सकती है? लेकिन चाहत, प्लीज अरमान, अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ा। ईशा की तलाश करने के लिए पुलिस जी जान लगा रही है, इसीलिए तुम उन सब बातों से दूर रहो और अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखो, वरना तुम्हारी शारीरिक और मानसिक सेहत बिगड़ती जाएगी। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ चाहत, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। तो फिर चलो, हमारा ब्रेक खत्म हो चुका है।
कल के प्रेजेंटेशन की तैयारी भी करनी है। हाँ चाहत, चलो। अब पुलिस ईशा की सहेलियों से पूछताछ करना शुरू करती है। तो बताइए, ईशा का अपनी सारी सहेलियों के साथ कैसा रिश्ता है? अच्छा, बुरा या ठीक ठाक? सर, हम सभी सहेलियों में से ईशा सबसे ज्यादा अच्छी लड़की है। वो हम सबको अपनी बहनें ही मानती है। हाँ सर, वो कभी किसी को परेशान नहीं करती थी और सबकी खुशी का बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन बस एक ही लड़की थी जो उसके साथ हमेशा झगड़ती रहती थी। क्या? कौन है वो लड़की? बताओ उसके बारे में। उसका नाम सुनैना है। वो ईशा से बहुत जलती थी क्योंकि ईशा बहुत सुंदर थी और साथ ही हर किसी की पसंदीदा भी थी। हाँ सर, ऐसी एक भी किट्टी पार्टी नहीं गई थी जिसमें ईशा और सुनैना की लड़ाई ना हुई हो। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जब हम सब मिले थे तब भी उन दोनों के बीच खूब लड़ाई हुई थी। लेकिन हर लड़ाई में गलती सिर्फ सुनैना की ही होती थी। हर बार उसे ईशा की किसी न किसी बात से जलन होती थी और वो जलन गुस्से में निकल आती। बहुत बुरी लड़की है वो। क्या? लेकिन पिछली बार जब उन दोनों की लड़ाई हुई तो वो किस विषय पर हुई थी? क्या तुम दोनों मुझे वो विस्तार में बता सकती हो? हाँ सर, क्यों नहीं। उस दिन ईशा ने बहुत सुंदर ड्रेस पहना था जो उसे अरमान ने दिया था और वो अपनी बाली की ट्रिप की तस्वीरें दिखा रही थी, जिसे देखकर सुनैना को बहुत जलन हुई और उसने जानबूझकर ईशा की ड्रेस पर ड्रिंक गिराई, जिस पर ईशा ने उसे बहुत डांटा और यहीं से उनका झगड़ा बहुत बढ़ गया। अच्छा ठीक है, तुम दोनों ने हमें जितनी भी जानकारी दी उसके लिए बहुत धन्यवाद। फिर इंस्पेक्टर वहां से चले जाते हैं और बाहर आकर, सर, इस सुनैना का हमें पता लगाना होगा। वो ईशा से हमेशा जलती थी और साथ ही उससे हमेशा लड़ती थी। कहीं दुश्मनी के चक्कर में उसने ही ईशा के साथ कुछ गलत ना कर दिया हो। हाँ, शायद तुम्हारी बात सही है। हमें उसका पता लगाना होगा। फिर पुलिस सुनैना को ढूंढने लगती है और वो उसके घर पहुंचते हैं। दरवाजा खोलो सुनैना, पुलिस का सामना तो तुम्हें करना ही होगा। दरवाजा खोलो। पुलिस? नहीं, मैं पुलिस के सामने नहीं जाऊंगी। मुझे यहाँ से भागना होगा, वो भी अभी की अभी। सुनैना, दरवाजा खोलो वरना हमें जबरदस्ती ये दरवाजा तोड़ना होगा। लेकिन सुनैना फटाफट अपना फोन लेकर घर के पीछे की खिड़की से बाहर निकलकर भाग जाती है और जब पुलिस दरवाजा खोलकर अंदर आती है तब उन्हें सुनैना नहीं मिलती। सर, लगता है सुनैना भाग गई। वो देखिए, पीछे की खिड़की खुली हुई है। अगर ये भागी है तो इसका मतलब जरूर ईशा के लापता होने के पीछे सुनैना का ही हाथ होगा, वरना वो डटकर पुलिस का सामना करती। हमें सुनैना को पकड़ना होगा। वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। जल्दी गाड़ी निकालो। फिर पुलिस सुनैना को ढूंढने निकलती है पर वो दूर दूर तक उन्हें नहीं मिलती। फिर वो लोग फिर से ईशा के मोहल्ले में अरमान से मिलने आते हैं, लेकिन तभी ऑफिसर की नजर एक दुकान के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा पर जाती है। ये देखिए सर, इस दुकान के बाहर तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। क्या? लेकिन उस दिन जब हम पूरे मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरास ढूंढ रहे थे तब हमारी नजर इस पर क्यों नहीं गई? सर, अब जब हमें कैमरा दिख गया है तो हमें इस दुकान वाले से बात करके फुटेज चेक करनी चाहिए। हो सकता है उसके द्वारा हमें कोई सुराग मिले। फिर वो दोनों सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो उसमें दोपहर के समय में सुनैना ईशा के घर के अंदर जाते हुए दिखाई देती है। देखो, सुनैना ही गई है ईशा से मिलने। जरूर ईशा के गायब होने के पीछे इसी का हाथ होगा। और आगे करो। नहीं सर, इसके आगे की फुटेज नहीं दिख रही। कैमरा पर अचानक से हवा के झोंके से एक काला दुपट्टा उड़कर आ गया, इसीलिए उस दिन की सिर्फ दोपहर के समय तक की ही फुटेज है। चलो कोई बात नहीं, हमें इस फुटेज से ये तो पता चल ही गया है कि सुनैना ही वो शख्सियत है जिसने ईशा को गायब किया है। अब बस हमें किसी भी हाल में सुनैना को ढूंढ कर निकालना है। तुमने उसके फोन का लोकेशन ट्रैक किया कि नहीं? हाँ सर, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पाई। शायद वो आउट ऑफ नेटवर्क एरिया में हो, लेकिन मैं हर 15 मिनट में लोकेशन ट्रेस कर रहा हूँ। कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। और वैसे भी
हमारी पूरी टीम तो उसे ढूंढने में ही लगी हुई है। फिर जब अरमान और चाहत को इस बारे में पता चलता है, तभी मुझे लगा नहीं था कि जिस सहेली के साथ उसकी लड़ाई होती थी, उसी ने मेरी ईशा के साथ गलत किया है। मुझे पहले से ही ईशा को उस सुनैना से दूर रखना चाहिए था। चाहत, अब मुझसे ये सब नहीं हो पा रहा। ईशा और माँ के बिना जीना बहुत मुश्किल होते जा रहा है। काश मैं ईशा को समझ पाता और उससे कभी लड़ाई नहीं करता। सब कुछ ठीक हो जाएगा अरमान, मुझे पूरा भरोसा है। देखना, ईशा तुम्हें वापस मिल जाएगी और इस बार जब वो तुम्हें मिलेगी तब तुम उसे कभी अलग मत होने देना और अपने रिश्ते की नई शुरुआत करके उसे अच्छे से निभाना। हाँ चाहत, मैं अपनी ईशा को अपने आप से कभी अलग नहीं होने दूंगा, लेकिन वो बस मुझे मिल जाए। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन सुनैना का कुछ पता नहीं चलता। ना जाने कहाँ चली गई है वो सुनैना। आप लोगों को उसके पीछे भागकर उसे पकड़ना चाहिए था ना। हेतल जी, हमने उसे ढूंढने की पूरी कोशिश की है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। अरे उसका कोई परिवार वाला नहीं है क्या? नहीं, जहां तक हमें पता चला है वो इस शहर में अकेली ही रहती है। वो एक अनाथ लड़की है, जिस कारण उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। हे भगवान! सर ये देखिए, उसका लोकेशन मिल गया है। वो अभी फतेहनगर के बड़े बाजार में है। ये देखिए, मुझे अभी अभी उसका लोकेशन ट्रेस हुआ है। लगता है वो आउट ऑफ नेटवर्क एरिया से बाहर आ गई है। ठीक है, चलो जल्दी से उसे बड़े बाजार जाकर पकड़ लेते हैं। फतेहनगर हमारे पुलिस थाने से काफी दूर नहीं है, पास में ही है। जल्दी चलो। फिर पुलिस बड़े बाजार पहुंचती है, जहां पर वो सुनैना को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। बताओ, ईशा कहाँ पर है? मुझे नहीं पता सर कि ईशा कहाँ पर है। झूठ मत बोलो सुनैना, हमने सीसीटीवी फुटेज में चेक किया है। जिस दिन वो गायब हुई है उस दिन तुम मुझसे मिलने उसके घर गई थी, वो भी भरी दोपहर में। हाँ सर, मैं इस बात को मानती हूँ कि मैं उस दिन ईशा से मिलने गई थी, क्योंकि मुझे उससे माफी मांगनी थी। ईशा और मेरी हमेशा से लड़ाइयाँ हुई है और बार बार लड़ाई होने के बाद भी ईशा कुछ दिनों के बाद मेरे साथ अच्छे से पेश आया करती थी। एक मैं ही थी जो हमेशा बुरी बनती थी, इसीलिए मैंने सारा गुस्सा एक तरफ रखा और उस दिन मैं उससे मिलने गई, उसके जन्मदिन के अवसर पर। उससे सारे किले शिकवे दूर करके एक नए रिश्ते की शुरुआत करने। चुप रहो सुनैना, झूठी कहानियां बनाना बंद करो। नहीं सर, मैं कोई झूठी कहानी नहीं बना रही हूँ, मैं सब सच बोल रही हूँ। मैंने उस दिन उससे माफी मांगी और उसके बाद उसने हमेशा की तरह दिल बड़ा रख के मुझे माफ भी कर दिया और मुझे अपने हाथ की बनी मिठाई भी खिलाई। और हम दोनों के बीच में सब ठीक होने के बाद मैं वहां से निकल आई। और अगर आपको मेरा यकीन ना हो तो मैं आपको अपने फोन से बुक की हुई टैक्सी की डिटेल्स भी दिखा सकती हूँ। ये देखिए, इसमें टैक्सी ड्राइवर का नंबर भी मौजूद है। आप चाहो तो उससे भी बात कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने कुछ किया ही नहीं है तो तुम उस दिन हमारे आते ही भाग क्यों गई? क्योंकि मैं डर गई थी सर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। इसीलिए मैं वहां से भागकर सीधे फतेहनगर पहुंची और वहां पर एक आउट ऑफ नेटवर्क एरिया वाले होटल में रुक गई। देखो सुनैना, तुम्हारी कई बातों पर हमें 1% भी विश्वास नहीं हो रहा। तुम अब भी पुलिस की नजर में हो और जब तक हमें तुम्हारे खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता हम तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन तब तक तुम्हें इस शहर में ही रहना होगा जब तक ईशा का कोई पता नहीं चल जाता। तुम ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। ठीक है सर, मैं जानती हूँ कि आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हो, लेकिन मैं ईशा के साथ इतना गलत भी नहीं कर सकती। मैं भी उसके जल्द से जल्द वापस मिलने की प्रार्थना कर रही हूँ ताकि वो सबको बता सके कि मैं गलत नहीं हूँ और मैंने उस दिन उससे माफी भी मांगी थी। इतना कहकर सुनैना वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन पुलिस अरमान के घर आकर उसे सारी जानकारी देते हैं और तभी अरमान देखता है कि हेतल ने अपने गले में ईशा का हार पहना हुआ है। ये हार, लेकिन ये तो ईशा का हार है।
और ये तो मैंने ही ईशा को उसके जन्मदिन के 1 हफ्ते पहले दिया था। और मम्मी जी तो ईशा को पिछले 1 महीने से मिली भी नहीं है। तो मम्मी जी तक ये हार पहुंचा कैसे? अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।